हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में सेपरेटली स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट करते समय हम ड्रॉ करते हैं। अब टेंसाइल जो टेस्ट किया जाता है वो यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन पे किया जाता है। उस मशीन के जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, उस पर टेस्ट स्पेसिमेन को रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे टेंसाइल लोड बढ़ाया जाता है जब तक कि वो टूट नहीं जाता है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू जो टेस्ट स्पेसिमेन एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नोट कर लिए जाते हैं। जब कर्व ड्रॉ किया जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो कुछ ऐसा मिलता है जिसे हमें आज का टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करना है। 5 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स यहां पर दिखाई देते हैं, ए बी सी डी और ई। जब हम इनका इंटरप्रिटेशन करते हैं ईच पॉइंट का, तो हमें मटेरियल के मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में पता लगता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कर्व कैसे ड्रॉ होता है। वेरी फर्स्ट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या हुक्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। ये क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर, वायर का मतलब यहाँ सैंपल से है, अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हुक्स लॉ ओबे किया जाता है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाती है। कर्व में देखें इसको, एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन को ड्रॉ किया और स्ट्रेस हम वाई एक्सिस पर इसके रीडिंग्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पर। फिगर के अंदर जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक कि स्ट्रेन की वैल्यू कम रहती है। तो ये चीज जज करने वाली बहुत कम है, ये स्ट्रेन की वैल्यू आप देखिए जरा। तो ये पॉइंट ए हमारा कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और ओ ए होता है स्ट्रेट लाइन। क्यों होती है ये स्ट्रेट लाइन? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगा आपका ए। बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। यदि आप अप्लाइड फोर्स को, जो लोड अप्लाई किया है पॉइंट ए तक, उसको ग्रेजुअली अगर रिमूव करें तो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को दोबारा से रिगेन कर लेती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में होता है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, जिसे हम बी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट कौन सा होता है? तो पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट इंडिकेट द लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। जब तक कि मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर की लिमिट नहीं आ जाती है, वो लिमिटिंग पॉइंट हमारा कहलाएगा। उसके बाद में प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल का। उस लिमिटिंग पॉइंट को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट भी। ग्राफ में देखिए इसे, ये पॉइंट आपका भी, ये इलास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट। इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। हुक्स लॉ के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आप देखें ये कर्व है यहाँ पर, है ना। लेकिन इलास्टिक नेचर अभी भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? कि यदि इस बी पॉइंट से भी आप लोड को ग्रेजुअली डिक्रीज करें, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करता है। मींस पी ए ओ के अलोंग ही धीरे धीरे कम होता है। देखिए ग्राफ के अंदर बी ए ओ के अलोंग ही वापस आता है। फाइन। मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर अप टू विच द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट इफेक्टिंग द इलास्टिक नेचर। मैक्सिमम वैल्यू जो स्ट्रेस की है कि इसकी इलास्टिक बिहेवियर में चेंज नहीं आए, इलास्टिक नेचर मेंटेन रहे, ये मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ये कहलाती है यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसे SY से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है हमने। ये 2 पॉइंट ए और बी जो होते हैं जनरली मटेरियल्स के लिए पास पास में होते हैं, कुछ मटेरियल्स के लिए कॉन्साइड भी कर जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज ए परमानेंट सेट। ये परमानेंट सेट क्या होता है?
अगर वायर को इस इलास्टिक लिमिट बी के बाद में लोड करें और स्ट्रेस को बढ़ाएं तो इट डिफॉर्म्स परमानेंटली, क्योंकि इसके बाद में परमानेंट बिहेवियर स्टार्ट होगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वायर में और ये स्ट्रेच होता है वायर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। ग्राफ में दिखाएं इसको, ये इस तरीके से ये सी पॉइंट आपका प्लास्टिक बिहेवियर में है। यदि हम लोड को ग्रेजुअली धीरे धीरे हटाएं, कम करें पॉइंट सी से, अब ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता है, कर्व सी बी ए ओ के अकॉर्डिंग नहीं आता, बल्कि एक परमानेंट स्ट्रैंड इसमें डेवलप होने वाला है। ये लाइन सी ओ डैश के अलोंग वापस आता है और ये परमानेंट सेट हो जाती है स्ट्रैंड इसके अंदर। ये वैल्यू होती है इन जनरल 1% से ज़्यादा, 1% से ज़्यादा। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे 1% से ज़्यादा हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फ्रैक्चर, यानी ब्रेकडाउन हो जाए मटेरियल का, उससे पहले पहले कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम ग्राफ में पॉइंट डी से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कहलाता है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, एसयू से जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। फाइन, एसयू क्या होता है? मैक्सिमम टेंसाइल लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। आप इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद में अगर और स्ट्रेस को बढ़ाएं तो स्ट्रेस इंक्रीज होता है एनॉर्मसली। इवन इफ द लोड इज नॉट इंक्रीज, इवन लोड को नहीं भी बढ़ाएं तो डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीजेज होता है और फाइनली आपका वायर ब्रेक हो जाता है। इसे ग्राफ में दिखाएं, पॉइंट ई से हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इस पॉइंट ई को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या कहलाता है? फ्रैक्चर पॉइंट। स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ई, जहां फ्रैक्चर हो रहा है, एट विच द ब्रेक डाउन इज कैरिड आउट, इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस जो ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट के लिए नेसेसरी होगा वो कहलाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दो बातें अलग अलग होती है इसमें। ब्रेकिंग स्ट्रेस का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है इस ग्राफ में पर्टिकुलर, कारण कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, दिखाई दे रही है इसके अंदर, वो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है उससे भी कम है। लेकिन आपको अगर किसी को ब्रेक करना है वो तो अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस है उससे ज़्यादा अप्लाई करना होता है, तब जाके ब्रेक होता है। बात समझ में आ रही है भाई? कोई भी जितना सहन कर सकता है उससे ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे तभी तो फ्रैक्चर होगा, है ना? तो ये थ्योरेटिकल ऐसा नज़र आता है लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। फाइन, लेकिन अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों स्टडी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? Stress strain graph used to determine the various mechanical properties of the material such as elastic modulus, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, पॉइजन रेशियो उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की। ये जो प्रॉपर्टीज होती है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को मटेरियल की ऐसी एप्लीकेशंस के लिए सिलेक्शन में काम आती हैं जहाँ की लोड बियरिंग कैपेबिलिटी को नोटिस करना होता है, चेक करना होता है, जैसे ब्रिज का मैन्युफैक्चरिंग है एग्जाम्पल के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और दीज प्रॉपर्टीज देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यदि अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी पॉइंट डी और फ्रैक्चर पॉइंट ई ये पास पास में हैं तो मटेरियल ब्रिटल कहलाता है। अगर ये दूर दूर हैं तो फिर मटेरियल डक्टाइल कहलाता है। ब्रिटल जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, पास पास में है तो। डक्टाइल है तो आसानी से स्ट्रेस को सहन कर पाएगा। डक्टाइल मटेरियल को एप्लीकेशंस हैं वायर्स वगैरह बनाने में, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है, ऑर्नामेंट बनाते हैं, काफ़ी सारा स्ट्रेस झेल लेते हैं ये टूटने से पहले। ब्रिटल मेटल दीज आर नॉट यूज टू मेक द थिन वायर्स, है ना, जैसे ग्लास वगैरह होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस पे ब्रेक डाउन हो जाता है, कास्ट आयरन है।
फाइन। नेक्स्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सम मटेरियल ऐसे होते हैं कि सम टाइम टू रिगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस को आप रिमूव करते हैं तो वो दोबारा से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप, साइज रिगेन करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये जितना डिले हो गया टाइम में, है ना, रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? समझ में आई बात कि बॉडी पर आपने लोड अप्लाई किया, राइट, तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता जा रहा है अप टू द इलास्टिक लिमिट। जैसे ही आप स्ट्रेस को हटाते हैं तो वो दोबारा से रिगेन करता है अपने शेप एंड साइज को, लेकिन रिगेन करने में जितना टाइम लग जाता है, तो ये प्रॉपर्टी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है टाइम, ये कहलाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नेग्लिजिबली, कुछ मटेरियल जैसे क्वार्ट्ज, है ना, घड़ियों में यूज करते हैं, फाइबर, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, इसलिए इनका एप्लीकेशन सस्पेंशन वायर बनाते हैं क्वार्ट्ज के, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, और इनको यूज करते हैं आपके गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और बहुत सारी एप्लीकेशंस में। लेकिन हम ग्लास फाइबर बात करें, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत लार्ज होता है। इट टेक्स आवर्स दोबारा से रिगेन करने में फॉर ग्लास फाइबर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं। नेक्स्ट, इलास्टिक फैटिग। The loss of strength of the material due to the repeated strength of the material is called this elastic fatigue. बार बार आप उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करें, किसी वायर को बार बार मोड़ें, है ना, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिक फैटिग। क्या कहलाता है? इलास्टिक फैटिग। When material of the wire like the copper wire bend once, it may not break, लेकिन it break when it bend repeatedly, है ना, आपने करके देखा होगा, बार बार आप उसको बेंड करें। दैट इज वाई ब्रिज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। बार बार यूज करते हैं तो फिर वो अनसेफ होता हुआ चला जाता है ब्रिज, और उसको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं और नए ब्रिजेस का फॉर्मेशन करते हैं। हम देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इंपॉर्टेंस। एक क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दो मटेरियल ए और बी के लिए डायग्राम में दिखाई दिया है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच ऑफ द मटेरियल हैज ए ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। अब ग्राफ में वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पर, तो परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन थीटा हो गया। अब आप गौर करो, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ए में ग्रेटर है कि नहीं, बोलो, ये एंगल बी के कंपेयर में ये वाला एंगल ज्यादा है ना, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन द बी। क्लियर हो गया ये वाला एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द मटेरियल इज मोर डक्टाइल। अब प्लास्टिक रीजन ए का ग्रेटर है क्या? देखो ये दो पॉइंट्स देखो आप ध्यान से, सी और डी, और इसके सी और डी पॉइंट्स। बी में तो सी और डी पास में है, ए में दूर दूर है, तो प्लास्टिक रीजन ए का ज्यादा है, यस और नो। तो मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल देन दैट ऑफ द बी। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द मटेरियल इज मोर ब्रिटल। ध्यान से देखो, सीधी सी बात है, मटेरियल ए मोर डक्टाइल है और मोर डक्टाइल मटेरियल है तो लेस ब्रिटल है वो। तो मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल हुआ, है ना, क्योंकि डक्टिलिटी कम है इस बी का, तो इसका ब्रिटलनेस ज्यादा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? मटेरियल ए स्ट्रॉन्गर है कि बी स्ट्रॉन्गर है, ये पूछा जा रहा है अपने से। तो देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ए का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मटेरियल बी से ज्यादा है कि नहीं? ग्राफ में देखिए, ये रेड लाइन नीचे है इसके कंपेयर में, यस, तो मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर हो गया बी से। क्लियर है? फाइन। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे इज इट पॉसिबल टू डबल द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। क्या फोर्स अप्लाई करके किसी मेटेलिक वायर की लेंथ को डबल कर सकते हैं? सोचो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन जनरल जो स्ट्रेन की लिमिट होती है
वो 10⁻³ होती है 1/1000। तो 1/1000 का मतलब क्या हो गया कि वायर डबल लेंथ से बहुत पहले ही ब्रेक हो जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन, इज इलास्टिक लिमिट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। वायर इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, नहीं, क्योंकि ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द वायर पे। नेक्स्ट, विच इज मोर इलास्टिक, वाटर और एयर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप सोचो, वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। क्यों? कि आप स्ट्रेन किस में ज़्यादा डेवलप कर, किसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, एयर को या वाटर को? एयर को ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे आप वाटर के कंपेयर में, है ना। तो गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे यदि बात करें तो स्ट्रेन ज़्यादा है एयर का। तो ये रेशो की बात करें तो एयर के लिए कम हो गया ना, एयर के लिए कम हो गया तो वाटर के लिए ज़्यादा है। यस और नो? तो वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। क्लियर? एक और क्वेश्चन, व्हाई डज ए वायर गेट हीटेड, इट इज बेंड बैक एंड फोर्थ। बार बार बेंड करेंगे इस वायर को तो आपने देखा होगा कई बार गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आप बार बार बेंड करते हैं तो कुछ वर्क करते हैं, यस और नो? तो जो डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो वर्क डन जो भी आप करते हैं अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप जब ये टूटता है तो इलास्टिक लिमिट के बाद ही टूटता है, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरे रूप में, किस रूप में? कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।